स्वागत है आप सभी का पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता की आवाज को सीधा सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद सरकार जनता की आवाज को सुनती है, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम की। किसान आंदोलन के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसान और सरकार के बीच तकरार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एक कमेटी का गठन किया था और ये कमेटी बातचीत भी कर रही है, लेकिन किसान ना तो कमेटी से संतुष्ट है और ना ही कोर्ट जाने को तैयार है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो किसान और सरकार दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस पूरे मामले में आम जनता और किसान क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। तो अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं, हमें तो अपना हक दे दो किसान सरकार। और हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? ये 2 महीने हो चुके हैं, यहाँ तक अभी तक उन्हें हमारे उसका पता ही नहीं लगा। और आगे 26 तारीख आ रही है, उसमें देखेंगे जो भी होगा, जाएंगे उस पर लाल किले पे। ये जो मोदी जी ने कानून बनाए हैं ये किसाना की ना, ये वापसी ले अपने और हमारा मूल हमें दे, हमारे अधिकार हमें दे, ना कि उसके हाथ में रहेंगे। और जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे ना, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भाई देखो, मन की बात यह है, उनके मन की तो वे जाना, लेकिन हमारे मन की बात यह है कि जो इन्होंने कानून बनाए हैं, कृषि कानून बनाए हैं तीनों, इनका देश के अंदर पूरी तरह विरोध है। इसका मतलब है बुद्धिमान लोग और भी हैं, उनके पास भी बुद्धि है, उन्होंने इसका दिव्य दृष्टि द्वारा आंकड़ा लगाया कि आगे आने वाले समय में हर किसी को इसका नुकसान पहुंचेगा। तो सरकार ने ये वापस कर लेने चाहिए और किसान के हित में तो ये होगा कि एमएसपी भाव को कानून के दायरे में ला दिया जाए। हम तो ये कहना चाहते हैं जी, हमारे बिल या तो बिल वापस हो जा, या फिर जो हमारा एसएमपी है वो कानून के दायरे में आ जा। कानून दरअसल बना तो इन्होंने बतेरे रखे, जैसे हमारा गन्ना है, गन्ने पे एक कानून, अगर हम गन्ना डालिए शुगर मिल में तो 14 दिन के अंदर पेमेंट होने की का प्रावधान है, उसके बाद उस पर ब्याज लगने का प्रावधान है। आज तक किसी फैक्ट्री ने पेमेंट ब्याज नहीं दिया और पेमेंट दिया 2-2 साल में, वो भी तो कानूनी है। फिर हमारे लिए हमारा केसीसी है, किसान कृषि कार्ड, हमने मान लिया उनसे पैसे निकाल लिए, हम आज दिन में अगर 1 बजे जमा करते हैं तो 1 बजे तक का पूरा ब्याज लगेगा, एक नया पैसा कम नहीं लगेगा। ये मोदी से क्या कहे, पीएम मोदी को दिख रहा है सब कुछ, लेकिन एक जिद है, एक जिद होती है ना, तो जिद का तो इलाज नहीं किसी के पास। मोदी को दिख नहीं रहा तो मिलने से भी ऊपर किसान हो गया, सड़क पर पड़ा। और एक इधर उधर की बात है, रोज तारीख पर तारीख, क्या होगा? ऐसा थोड़ा हल हो जाएगा। आप पूछो, डेली यही चलता है, वह क्या होगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो उससे है, किसान क्या कह रहा है? किसान तो पड़ा अपना, जो इसने शुरू में रखा था वही बात रहेगी आखिरी तक, ये 10 साल हो जाओ उसको। भले ही खुशियों का नया साल शुरू हो गया हो, लेकिन इस नए साल में आम जनता की जो जेब है वो लगातार ढीली होती जा रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता का हाल बेहाल है और इस नए साल में पहली बार ये भी देखा गया कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल 85 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया, जिससे कि आम जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और ये भी देखा गया है कि इस नए साल में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार इजाफा कर रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली वासी इन बढ़ते दामों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखो भैया, जो मिनिमम का नाम कमाने वाले हैं, कम कमाने वाले, जिसकी सैलरी 20,000 से कम है, उसके लिए तो जीना दुर्लभ है इतनी महंगाई में, क्योंकि कन्वेंस की सुविधा देख रही है आप कैसे है। और ये जो पेट्रोल की रेट बढ़ते जा रही है, जो पर्सनल व्हीकल भी यूज करने वाले हैं उसके ऊपर काफ़ी मार है। जिसकी इनकम 1,00,000-1.5 लाख है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी तो टूट चुका है। एक तो जॉब नहीं है, कहीं काम धंधे नहीं है, सारे ठप पड़े हुए हैं और अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऊपर से ये महंगाई की मार जो है ना, आम आदमी को रोटी खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। ये समझ लिए एक रोटी बचा के पेट्रोल पे खर्च करना पड़ता है ये आने जाने के लिए। ये चीज़ है, मुश्किल बहुत हो रही है, धंधे पानी है नहीं है, आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? इसको डाउन होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार बनाते हैं, ये मतलब नहीं है,
कि प्रॉब्लम कम हो, प्रॉब्लम बढ़े ना। जब आदमी का रोजगार नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी, तो आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? वो तो आदमी गिर जाएगा नेचुरल। उसको डाउन करना चाहिए। पेट्रोल के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के लिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पेट्रोल को नीचे करना चाहिए, पेट्रोल को नीचे करना चाहिए। बाकी और सब चीज़ में ठीक है हो रहा है, बट ट्रैफिक के नियम भी जो है ये इन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको भी कम करना चाहिए। आदमी का धंधा नहीं है, रोजगार नहीं, बेचारा कहाँ से अफोर्ड करे, क्या करेगा? पहले कोरोना ने मार तोड़ दिया, नौकरियां है नहीं, काम धंधे है नहीं, सरकार बढ़ाई जा रही है, पैसे पे पैसे बढ़ाई जा रही है। क्या सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। सरकार पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे करती थी कि पेट्रोल बहुत सस्ता देंगे, हम बहुत कर देंगे, कुछ नहीं कर रही। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई साहब बहुत बुरा हाल है, क्या बोलूँ मैं, क्या बताऊँ भाई साहब। एक ही बात बार बार कई सालों से चला आ रहा है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती आ रही है भाई साहब। पेट्रोल धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा है। हम गाड़ी चलाते हैं, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं फील्ड वर्कर हूँ, पेट्रोल डलाना पड़ता है मुझे डेली। सर बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है ना बढ़ती जा रही है। आसमान छू रही है। बंदे की कमाई बहुत कम है और पेट्रोल इतना तेज है, तो आजकल तो वैसे भी बंदे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो सरकार को कुछ बोलेंगे अपनी तरफ से? जी सर, यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार को पेट्रोल कम करना चाहिए, जिससे आम आदमी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। 29 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि ये बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा और दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। और बजट सत्र की शुरुआत से तीसरे दिन यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अब इस बार बजट को लेकर आम जनता को काफी उम्मीदें हैं, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि बजट से वो क्या आशा रखती है। प्रदेश की जनता को इस समय राहत चाहिए। कोविड का पीरियड चल रहा है, उसमें उसको बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। चाहे गृहिणियाँ हों, उनको भी हर चीज़, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, हर चीज़ में गवर्नमेंट को। और इनकम टैक्स जो देते हैं उनके लिए सब्सिडी चाहिए, किसी तरीके से रेट स्लैब अच्छे होने चाहिए। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके GST लेवल्स, अभी आपने देखा होगा शुरू में गवर्नमेंट बोल रही थी कि बहुत सारा एक कर दिया गया, बट उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको फॉर्म्स भरने में दिक्कत आ रही है। तो एक बार गवर्नमेंट को सब तरफ से देखना चाहिए ताकि सब लोग को राहत मिले। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे पहले तो ये उम्मीद है कि जो युवा लोग हैं उनको रोज़गार मिले, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी हर चीज़ में सहूलियत मिले। और जो पेट्रोल के दाम हैं और जो सब चीज़ में टैक्स जो भरते जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी चीज़ आप खरीदिए उसमें टैक्स एडेड होता है, और वो पता नहीं कितना कंज्यूमर पे कर रहा है। तो जब तक टैक्स में कमी नहीं आएगी, लोगों को कहीं ना कहीं से तो राहत मिलनी चाहिए ना। कहीं ना कहीं से उनकी सेविंग बढ़नी चाहिए, जिससे कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। और जो सेविंग्स वगैरह है वो जो उनके उनमें इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं। तो लोगों को अगर आराम से जीने का सहूलियत मिले, तब तो लगे कि हाँ सरकार उनके लिए चिंतित है, उनके लिए कुछ सेंसिबल सरकार है, तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। इससे ज़्यादा और क्या एक आम इंसान को इससे ज़्यादा और क्या ज़रूरत हो सकती है। उम्मीद तो जनता को बहुत ज़्यादा है कि हमको मिलेगी, महंगाई से रोक मिलेगी। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल, डीजल, आलू, प्याज, टमाटर ये सारे हो गए हैं। लेकिन उम्मीद जनता लगाई हुई है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि इतना जल्दी जो 70 साल का खेल हुआ है, 70 साल के खेल में और ये 7 साल के खेल में अभी 1-0 बाकी है। और बजट बहुत अच्छा आएगा। जोगी जी हैं मजदूरों, कामगारों, किसानों के प्रति बजट लाएंगे अच्छा। और उम्मीद है कि आने वाले बजट में आम लोगों को, खासकर से मजदूरों को, मध्यम वर्ग के लोगों को उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। जनता का तो पहले से ही बंटाधार किया हुआ, किसान परेशान है, मजदूर बेहाल है, हर लोग हर तरह से। इनका जो बजट होता है वो सिर्फ चंद जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं उनके लिए, उनके हित के लिए बनाते हैं ये लोग। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं किसी तरह का। तो क्या उम्मीदें कर सकते हैं जनता, बताइए। उत्तर प्रदेश की जनता को सारा सही उम्मीद ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सरकार कर रही है वो जनता के पक्ष में कर रही है।
हाँ, अगर जनता इसके बाद भी अगर कुछ चाहती है तो ये गलत बात है। जो हमारी सरकार कर रही है, योगी मोदी जो कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं जनता के लिए। जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे देश से सही कर रहे हैं। मैं एक गृहिणी हूँ, ठीक है, और मैं एक समाज सेविका भी हूँ। हाँ, तो हमारे समझ से तो सब ठीक हो रहा है। बाकी आम जनता की बात। हाल ही में आई वेब सीरीज तांडव को लेकर जो बवाल मचा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बता दें कि बेशक डायरेक्टर ने एक लेटर लिखकर माफी मांगी हो, लेकिन इसके बावजूद तांडव को लेकर हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। ये भी आपको बताते चले कि FIR भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन जनता इस पर क्या राय रखती है, क्या कुछ कहना चाहती है, आइए जानते हैं। कोरोना काल में बहुत सारी वेब सीरीज टीवी पे आई है, उसमें से एक वेब सीरीज़ तांडव भी है। राजनीति में क्या चलता है इसका सही चित्रण उसमें किया गया है। हालांकि तांडव सेंसर से पास हुई फिल्म है, तो उसको सभी लोगों ने एंटरटेनमेंट के ज़रिए से देखना चाहिए, ना कि उसमें किसी राजनीति का दबाव आना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति स्वतंत्र है। आदमी को क्या दिखाना है, क्या देखना है, तो हर एक का अपना अपना लिहाज है। तो इसका राजकारण रुक के सभी को इसका आनंद लेना चाहिए। मेरे मन की बात मैं PM तक पहुंचाना चाहता हूं कि वेब सीरीज़ पे जो अभी तांडव रिलीज़ हुई, वो कहीं ना कहीं हम सबको ठेस पहुंचा रही है, जो कि धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। हम सब इनमें से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं। हम ये नहीं सीखना चाहते कि आप धर्म को या जातिवाद को अलग अलग बताओ। धर्म ही सबको लेके चलता है, तो उस धर्म के बारे में ही आगे बढ़ावा दिखाइए, न कि ये गलत जातिवाद का दिखा करके हमें भी आप इन बातों से अलग अलग रखें। हम सब एक हैं, तो एक बना करके रखिए। और हम इतना ही बोलना चाहते, जो डायरेक्टर ने माफ़ी मांगी, उनके ऊपर FIR हुई, वो FIR और माफ़ी हम सबको एक बात पे सही है। नेक्स्ट टाइम पे आप ऐसी पिक्चरें, ऐसी सीरीज़ न सामने लाएं कि जिसके वजह से धर्म को हानि पहुंचे। मन की बात से मैं PM को ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी मन की बात, जो तांडव फिल्म वेब सीरीज़ है और उसके ऊपर से जो बवाल मचा हुआ है, कई सारे लोगों पे FIR दाखिल किया है, डायरेक्टर ने इस बारे में माफ़ी भी मांगा है। तो वेब सीरीज़ है जो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का से देखना चाहिए, अपने पर्सनल पे नहीं लेना चाहिए। तो ये बवाल कहीं ना कहीं थमना चाहिए और इसको एक पर्सनल ना लेते हुए अपना सिर्फ इंटरटेनमेंट के माध्यम से नज़रिए से देखिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा। मैं मन की बात के माध्यम से PM मोदी साहब से कहना चाहता हूँ कि जो आज वेब सीरीज निकली कुछ दिनों में तांडव, उसके बारे में लोगों का बहुत कई राजनीतिक या सामाजिक जो विरोध हो रहा है, वो विरोध मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक इंटरटेन मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, मनोरंजन का माध्यम है। वो मनोरंजन के माध्यम से उसको देखना चाहिए। लोगों ने उसके बारे में कुछ मन में गलत धारणा, किसी देवी देवता के बारे में अगर ऐसा किसी को लगता है कि गलत है, तो वो सोच रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम 21वीं सदी में चल रहे और जाति प्रथा और देवी देवता के नाम पे हम जो अपनी सोच रखते हैं छोटी, वो सोच हमको अब जल्दी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि मनोरंजन हमारे लिए मनोरंजन ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुशासन बाबू के राज्य में अपराधियों की बहार है और ये हम नहीं बल्कि विपक्ष कह रहा है। आपको बता दें कि लगातार क्राइम के बढ़ते रेट को देखकर नीतीश सरकार पर विपक्ष हमलावर हो रहा है और सवाल उठा रहा है। दरअसल रुपेश मर्डर केस के साथ साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बाद नीतीश सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो बिहार वासी इन घटनाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। किसी का काम है विरोध करना, लेकिन वर्तमान मौजूदा जो ये सरकार है नीतीश बाबू का, यह हर दिशा में कार्य कर रही है, चाहे प्रशासन विभाग हो, चाहे किसी तरह डेवलपमेंट कार्य हो, सबों में इनका कार्य अच्छा हो रहा है। हर चीज़ पर लगाम कसा जा रहा है, लेकिन किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए समय ज़रूर चाहिए और समय के मुताबिक यह सरकार काम कर रही है। हर जगह अपराधी पर लगाम कसा जा रहा है, धीरे धीरे अपराधी को पकड़ा भी जा रहा है
और जहाँ तक मेरा विश्वास है यह सरकार काम अच्छा कर रही है और वो भविष्य में भी करेगी। छिटपुट घटनाएं, आपराधिक घटनाएं तो हुई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन यह संगठित अपराध नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता जो भी बयान देते हैं, आखिर उन्हें बयान भी तो देना है ना, विपक्ष के हैं तो फिर उनका काम क्या है। लेकिन रुपेश का जो मर्डर हुआ है वह एयरपोर्ट पार्किंग विवाद है। डीजीपी ने भी इस मामले में अपना वक्तव्य दे दिए हैं, डीजीपी भी। और लगातार आप विश्वास रखिए कि यहाँ सुशासन की सरकार है और जो भी दोषी है वह पाताल में भी होगा तो उसको खींच करके उसको कानून के शिकंजे के भीतर डाल दिया जाएगा। यहाँ अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। सही मायने में बिहार सरकार इन दिनों विफल है, क्योंकि आए दिन हत्या लूट होते रहती है। आपको भी जानकारी होगी। मैं बता दूं कि आए दिन हमारे पूर्णिया जिला में इस तरह की घटना होते रहती है। मैं भी एक व्यवसायी हूँ। बीती रात्रि एक व्यवसायी पूर्णिया के एक व्यवसायी पुत्र की हत्या हुई। आए दिन हत्याकांड, लूटकांड, आए दिन मर्डर, आए दिन बाइक चोरी यानी वाहन चोरी बहुत ज़्यादा बढ़त है। बिहार में प्रशासन की भी कमजोरी है, ना तो किसी भी चीज़ में सख्त कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासन के ढिलाई की वजह से भी अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है और सही निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है। निर्दोष लोगों को नहीं जेल भेज के अपराधियों को जो दोषी है उन पे सही कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। विपक्ष का जो आरोप है कहीं न कहीं वो सच है। इसलिए सच है कि अभी देख रहे हैं हम लोग बिहार में कहीं न कहीं हत्या होते रहती है, कहीं न कहीं बलात्कारी होते रहती है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सब दिन पेपर पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। तो इसी बात पे सरकार तो है, मान के चलिए इसमें कहीं न कहीं छूट दे रखी है। उस पर इस चीज़ पे ध्यान उनको देना चाहिए कि बलात्कारी कम हो, हत्या कम हो। बिहार सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इस चीज़ पे वो देखें, गाइड करें, आश्वासन दे, टाइट करें, प्रशासन को टाइट करें। कहीं कहीं देखते हैं कि प्रशासन रहती है और गोली चल जाती है, तो ये सब चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए। बर्ड फ्लू लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है और पूरे देश में इसका कहर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू से लोग इतना परेशान हैं और इसके साथ साथ राज्य और केंद्र सरकारें भी बर्ड फ्लू को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कुल 32 जिलों में बर्ड फ्लू ने अपने पैर पसार लिए हैं। इसके साथ ही जनता का बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। खाना और नहीं खाना तो ये अलग इशू है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर इसके ऊपर कुछ एनालिसिस किया है, सर्वे किया है, तो वो सर्वे के अंदर सही होगा। अगर सही है तो उसको जो है उसको लोगों को उससे परहेज करना चाहिए, उसके अंदर उसको नहीं खाना चाहिए, है ना सर। अगर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं मुर्गे के अंदर तो उसका बिल्कुल ही इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी जो है अपने तौर से भी इसके ऊपर रोकथाम करना चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर किसी तरह का विपरीत असर न पड़े। देखिए बर्ड फ्लू जो चल रहा है, अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है बीमारी हो रही है, तो मेरा तो ये राय रहेगी कि बर्ड फ्लू से जो है बचना चाहिए, थोड़ा एहतियाती करना चाहिए और जो है गाइडलाइन का अभी देखना चाहिए कि अगर कुछ दिक्कत है, कुछ पुष्टि हो रही है, परेशानी है, बीमारी है, तो थोड़ा सा इंसान को क्या है उससे बचना चाहिए। बीमारी अपनी क्या है, खाना है तो खाने वाले खाते हैं, पर ये बीमारी से आपके लिए जो बचना जो है अच्छी बात है। बर्ड फ्लू अगर आपके लिए है घातक तो आप उससे रुकिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस की तय करी हैं उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और फ़िलहाल हमें चिकन और जो भी जिसमें ये बर्ड फ्लू की बीमारी है उससे दूर रहना चाहिए और गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इसमें सिक्योरिटी देना चाहिए हमको भी, और दुकानों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुर्गे बिके नहीं, कहीं भी किसी तरीके से कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो जाए। बस यही कहना चाहूँगा साहब मैं। सावधानी अगर सरकार ने 32 जिलों में जो जांच करके जो किया है तो उसमें सरकार ने देखा कि बर्ड फ्लू जो है फैल रही है धीरे। वैसे इंसान को सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी बरतेंगे तो इंसान अपने आप की खुद की सेफ्टी
और देश की सेफ्टी। गाइडलाइन का तो पालन करना ही चाहिए गवर्नमेंट की, जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपन करेंगे तो एहतियात ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर, हर बीमारी के अंदर। हर वायरस तो आ ही रहे हैं, जो भी अभी कोरोना आया उसके अंदर अपन को एहतियात रखना था। मास्क था, सैनिटाइज़र था, 2 गज की दूरी थी, इसका अपन एहतियात रखा तो आज अपन सक्सेस हुए। अगर ये बर्ड फ्लू आया है, ऐसी बीमारी और भी आएंगी। जो गाइडलाइन होती है, सरकार जो गाइडलाइन देती है वो गाइडलाइन ऐसी देती है कि पब्लिक के स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता और गाइडलाइन से वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें एहतियात रखना चाहिए, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, उससे आम पब्लिक स्वस्थ भी रहेगी। कोरोना काल के दौरान भले ही अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा हो, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को एक के बाद एक बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इन सभी चीजों को लेकर जनता क्या सोच रही है और अर्थव्यवस्था को लेकर जनता क्या कुछ कहना चाहती है, आइए जानते हैं। मैं उत्तर भारतीयों की नहीं, मैं पूरे देश की बात करता हूँ। पूरे देश से लोग चाहते हैं कि हम जाए, जो मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है उसको देख के विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति उसका हम भी देखने का फ़ायदा लें। लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ तक ट्रेन की सुविधा नहीं थी। लोग बस से, टैक्सी से ज़्यादा किराया देके ज़्यादा महंगाई में सफ़र करना पड़ता था, तो गरीब नहीं जा सकते थे। लेकिन आज ट्रेन चालू हुई तो हर गरीब से गरीब आदमी ट्रेन की सुविधा के माध्यम से वहाँ जा सकता है और अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को वो दिखा सकता है कि ये हमारे देश की एक बड़ी धरोहर है। और हमारे पूरे देश की धरोहर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है और विश्व की धरोहर है, तो अपने बच्चों को दर्शन करवा सकता है। पहले क्या था, जो भी अपने आदिवासी थे और यहाँ गुजरात के स्थानिक थे, उनको मतलब जन जन तक पहुँच नहीं पाता था। तो ये जो हमारी 8 ट्रेनें चालू हुई है, इसमें बाहर के भी लोग आएंगे और वो लोकल फॉर वोकल का जो है, जो हमारे नरेंद्र मोदी का नारा है लोकल फॉर वोकल, उसमें भी वो उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और जो हमारा गुजरात का कल्चर है, गुजरात का वो है, उस हिसाब से वो ट्रेन के ज़रिए वो पूरा उसका अनुभव ले पाएंगे और समझ पाएंगे, गुजरात को समझ पाएंगे, केवड़िया को समझ पाएंगे और हमारे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को समझ पाएंगे। जिस तरह देश में अर्थव्यवस्था लाइन पे आ रही है, उसमें मोदी सरकार का बहुत ही अहम मुद्दा है। मोदी सरकार ने ऐसा काफ़ी सारे कार्य किए हैं और धीरे धीरे करके देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और उसको आने में भी समय लगने वाला है। एक साथ तो आ नहीं जाएगी, थोड़ा समय लगता है। और इसके लिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया है, जो अभी धीरे धीरे करके चालू है। जी, बिना ट्रेन चालू किए जब वहाँ पे इतनी सारी आवक थी, तो अभी ट्रेन चालू करने से कितनी आवक होगी वो तो हमको पता है। प्लस अभी यहाँ से वाया करके बसें लेके जाते थे हम यहाँ से केवड़िया, किसी को भी केवड़िया जाना हो तो प्राइवेट वाहन है तो बस में जाना होता था। प्लस बस में यहाँ से 2 या 3 बसें चेंज करके जानी होती थी। प्लस बाहर के लोगों को भी आने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि केवड़िया जो सिटी से थोड़ा आउटसाइड एरिया पड़ता था इसके लिए। और फिलहाल अभी पब्लिक को अच्छी से अच्छी सेवा मिले, इसलिए वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया गया है और 8 राज्यों से लोग वहाँ पर आ सके उस प्रकार के 8 ट्रेनें चालू की गई हैं। दिल्ली से, दादर से, वाराणसी से, ऐसा करके कई सारे विस्तारों से ट्रेनें चालू की गई हैं। तो इसी के साथ पीएम से कहिए मन की बात के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे कुछ आम जनता के मुद्दों को लेकर आपके सामने। आप चाहें तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर हमें स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी, हमारे फेसबुक हैंडल और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस वीडियो मैसेज को इस प्रोग्राम में शामिल करें ताकि आपकी आवाज सीधा सरकार तक पहुंच पाए। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।